हेलो गाइस, वेलकम टू जीआरएफ एजुसाइट्स चैनल। दोस्तों, आज हम जस्टिस, जिसे कि हिंदी में न्याय कहते हैं, इसको समझेंगे कि जस्टिस शब्द समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जस्टिस बेसिकली क्या है। इसे हम अगर इस तरीके से समझें कि जस्टिस का कोई एक विशेष क्षेत्र नहीं है, ये हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक राजनीतिक, वैधानिक, ये किसी कई रूपों में हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसका आधुनिक परिप्रेक्ष्य देखें तो जस्टिस जो है, न्याय की संकल्पना, ये एक हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड सोसाइटी, समाज या राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण गुण कह सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम यह बात करें कि किसी भी राष्ट्र के प्रोग्रेस में, यदि हम उसकी सामाजिक स्थिति की बात करें, राजनीतिक स्थिति की बात करें या उसकी आर्थिक स्थिति की बात करें, तो वहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम न्याय की संकल्पना के बिना उस स्थिति की प्रोग्रेस की बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में। सबसे पहले, जस्टिस जो कि एक लैटिन शब्द है, जस्टिया से बना है और इसका अभिप्राय होता है जोड़ना। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो जस्टिस, न्याय है, ये एक जटिल संकल्पना है। ठीक है, तो क्योंकि कभी न्याय की जो संकल्पना है वो कभी हम नैतिक रूप में भी देखते हैं, कभी वैधानिक रूप में भी ये हमको नजर आती है, तो कभी हम इसको देखते हैं सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में या आर्थिक रूप में। ठीक है, तो न्याय की संकल्पना का जो क्षेत्र है वो हमारे मल्टी डायमेंशनल एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, और हम जस्टिस की बात करें, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, तो उसमें हम बात करते हैं कि इसके दो प्रमुख तत्व होने चाहिए। तत्व उसमें से कौन कौन से हैं? एक हमारा है समानता और निष्पक्षता। ठीक है, जैसे कि समानता की बात हम इसको किस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे हमारे समाज में जो सामाजिक स्थिति है, समाज में जो सामाजिक स्थिति, वहाँ के सभी नागरिकों की जो सामाजिक स्थिति होगी वो कैसी होगी? समान होगी, इक्वल होगी। कैसे कि उनमें किसी आधार पर, यानी उनकी इकोनॉमिक स्टेटस से, उनकी कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही यदि उस समाज या राष्ट्र के नागरिकों को कोई सरकार के द्वारा कोई लाभ दिया जा रहा है या कोई भी व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, तो उसमें भी उसकी स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी निष्पक्ष रूप से सभी लोग एक समान ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, या मान लीजिए कोई क्राइम करता है समाज में कोई व्यक्ति, तो एक ही क्राइम के लिए दो अलग अलग स्थिति के व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक बहुत अमीर है और दूसरा एक बहुत गरीब है, तो जो क्राइम एक अमीर व्यक्ति कर रहा है और जो गरीब व्यक्ति, तो मतलब उनके साथ वही दंड की प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो एक अमीर व्यक्ति के लिए अपनाई जा रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक न्याय की स्थापित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं हम न्याय की संकल्पना को, अगर हम इसको इस तरीके से देखें, क्योंकि हम ये देखते हैं कि न्याय की जो संकल्पना है वह समय समय के साथ मतलब आगे बढ़ी। यदि हम ग्रीक फिलॉसफी में जाते हैं, ठीक है, अगर हम ग्रीक फिलॉसफी की बात करें, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे प्लेटो से लेकर अरस्तु, ठीक है, प्लेटो से लेकर हम अरस्तु अरस्तु के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो यहाँ पर हम देखेंगे न्याय की जो संकल्पना है वह उन विचारकों के मत के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तित हुई है। ठीक है, जैसे प्लेटो क्या कहते हैं, जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो आदर्शवादी है। ठीक है, सिद्धांत क्या है? ये आदर्शवादी कह सकते हैं, आदर्शवादी है और नैतिक है। ठीक है, तो जो प्लेटो न्याय के सिद्धांत की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि समाज में न्याय की स्थापना को हम किस प्रकार से देखते हैं कि समाज में ये न्याय के दो स्तर पर बात करते हैं। न्याय के दो स्तर पर, एक ये कहते हैं व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा सामाजिक स्तर पर। ओके, तो व्यक्तिगत स्तर में प्लेटो ये बात करते हैं कि समाज में जो एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के अंदर जो उसमें आत्मा के जो गुण होते हैं, उसमें कौन कौन से आत्मा के गुण होते हैं? एक ही व्यक्ति में कुछ विवेक भी होगा, उसमें साहस भी होगा और उसमें वासना की भी प्रवृत्ति होगी। तो उस व्यक्ति में ये जो तीनों गुण हैं,
तो जब वह व्यक्ति अपने आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य स्थापित कर लेगा और उस सामंजस्य के आधार पर वह अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यह व्यक्तिगत न्याय है। ठीक है? वहीं सामाजिक न्याय की प्लेटो बात करते हैं कि ये सामाजिक न्याय में क्या कहते हैं कि समाज में 3 वर्ग हैं। ठीक है? 3 वर्ग भी जो हैं जिसमें कि हमारा एक क्या है, शासक वर्ग आ जाता है। ओके? शासक, और दूसरा हमारा सैनिक वर्ग आ जाता है। ठीक है? और तीसरा क्या है, उत्पादक। ठीक है? तो जो ये शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग हैं, तो ये वर्ग भी कहीं न कहीं हमारे किसके आधार पर बने हैं? ये अपने विशेष गुणों के आधार पर। जो शासक वर्ग है समाज का, तो शासक वर्ग में उनमें दर्शन, विवेक, तर्क की शक्ति अधिक होती है, वो दार्शनिक होते हैं। तो उनको क्या क्या काम करना चाहिए? वो राज्य के शासन सत्ता को सँभालें। तो ये एक वर्ग हो गया, शासक वर्ग, दार्शनिक वर्ग। वहीं हम सैनिक वर्ग की बात करते हैं, तो सैनिक वर्ग क्या है? जो शक्तिशाली होगा, शारीरिक रूप से मजबूत होगा। तो इसे किस कार्य में लगा होना चाहिए? ये राज्य की जो है वो रक्षा सुरक्षा में अपना योगदान देगा। तो ये एक दूसरा वर्ग हो गया। वहीं उत्पादक वर्ग हो गया, जिसमें से कि वो उत्पादन के कार्यों में लगेगा, मतलब उसमें वासना की जो प्रवृत्ति होगी वो अधिक होगी, तो वो समाज राज्य में क्या करेगा? उत्पादन के कार्य को संभालेगा। और इस प्रकार से ये जो तीनों अलग-अलग अपने गुण के आधार पर समाज में हैं, ये अगर अपने गुणों के आधार पर समाज में काम करेंगे, तो हमारा क्या होगा? न्याय स्थापित होगा। ठीक है? तो ये हमारे समाज में क्या होगा? न्याय स्थापित होगा। तो हम देखते हैं कि अरस्तू का जो न्याय सिद्धांत है, वो कहीं न कहीं एक आदर्शवादी या नैतिकता पर आधारित है, और ये किस प्रकार से? एक तरह से कर्तव्य बोध का आभास कराता है कि व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वहीं हम अरस्तू की बात करते हैं, तो अरस्तू जो न्याय की संकल्पना का सिद्धांत देते हैं, ये इनके जो सिद्धांत है, ये अधिकार मूलक न्याय की बात करते हैं। इनका जो न्याय का सिद्धांत है, ये अधिकार मूलक है। अधिकार मूलक कैसे? कि ये एक प्रकार से पहले तो क्या है, ये संपूर्ण न्याय की बात करते हैं। ठीक है? दूसरा क्या है? संशोधनात्मक न्याय। ठीक है? संशोधनात्मक न्याय। और तीसरा क्या है? वितरणात्मक न्याय। ठीक है? तो संपूर्ण न्याय मतलब ये अरस्तू क्या कहते हैं? इसके लिए इन्होंने राइटियसनेस शब्द का प्रयोग किया है कि समाज में एक प्रकार से सभी को न्याय उसके यसनेस, सभी को जो न्याय है वो उसके कार्य के आधार पर, उसके अधिकारों के आधार पर ज़रूर मिलना चाहिए। वहीं संशोधनात्मक न्याय की बात क्या करते हैं? अरस्तू कहते हैं कि जो एक सेकंड, हाँ, अरस्तू कहते हैं जो संशोधनात्मक न्याय है कि समाज में यदि हाँ, समाज में यदि कोई व्यक्ति है, तो अगर वो कोई कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन हेतु क्या देना चाहिए? उसको पुरस्कार दिए जाने चाहिए, पद प्राप्त प्रदान किए जाने चाहिए। तो इससे क्या होगा? उसको एक प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वह अच्छे कार्य के लिए और आगे प्रयास करता रहेगा वह व्यक्ति। वहीं दूसरा क्या आ जाता है कि यदि कोई समाज में या राज्य में कोई अपराध करता है, तो उसे क्या करना चाहिए? राज्य के द्वारा दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है? इसी प्रकार से दंड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि उस राज्य में न्याय की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कि मतलब वितरणात्मक न्याय है, तो वितरणात्मक न्याय के अंदर क्या कहते हैं अरस्तू? ये कहते हैं कि राज्य में जो व्यक्तियों के जो पद हैं, अवसर हैं, उसको उनकी योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए। ऐसी नहीं है कि मतलब हम किसी को भी कोई भी पद दे दें, लेकिन उसमें उस व्यक्ति की योग्यता नहीं है, मतलब सद्गुण है, और उसमें जो योग्यता है, सद्गुणों के आधार पर, योग्यता के आधार पर उस व्यक्ति को जो पद है या पुरस्कार वो दिया जाना चाहिए। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अरस्तू का न्याय है वह समानुपातिक न्याय है। इसी को, अरस्तू के न्याय को समानुपातिक न्याय कहते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने देखा कि जो न्याय का सिद्धांत है वो समय समय के हिसाब से, परिस्थितियों के अनुसार, मतलब इसका जो मूल भाव है, संकल्पना है, वह परिवर्तित होती गई। ठीक है? और जैसे कि वर्तमान में हम देखते हैं कि वर्तमान में हम कहीं न कहीं किसकी बात करते हैं? सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और जो सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी विस्तृत है। ठीक है? सामाजिक न्याय में हमारे आर्थिक
आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और नैतिक न्याय, ये सारे न्याय मतलब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम फिर समुदायवादियों के अनुसार आधुनिक राज्य का न्याय, इस कॉन्सेप्ट को हम आगे अच्छे से नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।